नमस्कार, मैं निहारिका। फ्रेंच ब्रॉडकास्टिंग हिंदी में आपका स्वागत है। तो आगे बढ़ाते हैं मैडम क्यूरी की कहानी। मैडम क्यूरी बेल्जियम की साइंस कॉन्फ्रेंस से वापस अपने घर लौटती हैं और घर के बाहर हिंसक भीड़ को पाती हैं। कारण होता है 4 नवंबर 1911 को पेरिस से निकला एक टैबलॉइड जिसकी खबर होती है मारी क्यूरी एक विदेशी यहूदी महिला, पति चोर। अखबार कहता है कि मारी क्यूरी के अपने साथी वैज्ञानिक पॉल लॉन्जवा के साथ प्रेम संबंध है। पॉल लॉन्जवा, जिनसे मारी क्यूरी का नाम जोड़ा जाता है, वो खुद भी जाने माने वैज्ञानिक होते हैं। उनका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा होता और कुछ महीनों से वो अपनी पत्नी से अलग एक कमरा लेकर रह रहे होते हैं। पॉल लॉन्जवा ने अपनी डॉक्टरेट मारी क्यूरी के पति पियर क्यूरी के अंडर में की होती है और वह लंबे समय से क्यूरी दंपति के मित्र होते हैं, मारी क्यूरी के साथी वैज्ञानिक भी। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रतिस्पर्धी और मित्र भी होते हैं। दोनों रिलेटिविटी पर काम कर रहे होते हैं। ये वह समय होता है जब फ्रांस में शादी के बाहर संबंध पर कानूनन सजा का प्रावधान था। तो चरम दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक अखबार इस खबर को हाथों हाथ लेते हैं, क्योंकि मारी क्यूरी नास्तिक, नोबेल पुरस्कार विजेता, सफल महिला वैज्ञानिक और 39 साल की विधवा। तो इन अखबारों के हाथ जेनोफोबिया फैलाने का ट्रम्प कार्ड लग जाता है। जेनोफोबिया यानी विदेशियों से घृणा। वैसे भी ये ट्रम्प कार्ड तो आज भी दुनिया भर में आसानी से खेल लिया जाता है। ये खबर भी आसानी से आग पकड़ लेती है। मारी क्यूरी के खिलाफ प्रचार किया जाता है कि एक यहूदी पॉलिश महिला संभ्रांत फ्रांसीसी घराने को तोड़ने का काम कर रही है, जबकि मैडम क्यूरी यहूदी नहीं थी। हालात इतने हिंसक हो जाते हैं कि फ्रांस के उस वक्त के पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के मंत्री चाहते हैं कि मारी क्यूरी वापस पोलैंड चली जाए। देश विदेश से मारी को साथी वैज्ञानिकों का साथ मिलना शुरू होता है। एक नोबेल पुरस्कार विजेता स्वीडिश वैज्ञानिक मारी को समझाते हैं कि वे ऐसा हरगिज नहीं करेंगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी मारी को पत्र लिखते हैं। वह पत्र की शुरुआत अति सम्मानीय मैडम क्यूरी संबोधन के साथ करते हैं। वे लिखते हैं कि वह जनता के व्यवहार से अत्यंत क्रोधित और शुद्ध हैं, लेकिन मारी को इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वह भाग्यशाली हैं कि मैडम क्यूरी से ब्रसेल्स में उनकी मुलाकात हुई। वह यह भी कहते हैं कि वह क्यूरी की बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के प्रशंसक हैं और किस तरह से क्यूरी एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। मारी अपमानजनक अखबारबाजी से जूझ रही होती हैं कि 8 नवंबर 1911 को मारी को एक टेलीग्राम मिलता है। उसमें लिखा होता है कि नए तत्वों पोलोनियम और रेडियम की खोज, उनकी प्रकृति और उनके यौगिकों के अध्ययन के माध्यम से रसायन विज्ञान की उन्नति और सेवा के लिए मारी क्यूरी को दूसरी बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। और इस तरह मारी क्यूरी बन जाती हैं वह पहली शख्स जिसे 2 बार अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा होता है। स्वीडिश नोबेल कमेटी पुरस्कार देने की घोषणा तो कर देती है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते मैडम क्यूरी से चाहती है कि वो स्टॉकहोम आकर ये पुरस्कार ग्रहण ना करें, क्योंकि उनसे जुड़ा स्कैंडल जोरों पर है। मैडम क्यूरी अकादमी को लिखती हैं कि उन्हें ये नोबेल पुरस्कार पोलोनियम और रेडियम की खोज के लिए दिया जा रहा है, न कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़े किस्से कहानियों के लिए। और वो 10 दिसंबर 1911 को स्टॉकहोम जाकर अपना पुरस्कार ग्रहण करती हैं। इस बीच पॉल लॉन्जवा अपनी पत्नी के साथ सुलह कर लेते हैं और अपनी पत्नी के साथ रहने चले जाते हैं। बाद में मालूम होता है कि उनकी पत्नी का भाई, जो कि चरम दक्षिणपंथी अखबार का एडिटर होता है, वह ये सारे लेख छपवाता है। इस पूरे किस्से पर यह एक किताब भी है, मारी क्यूरी पॉन्द्र नामो।
जो बताती है कि किस तरह मारी को नेस्तनाबूद करने के लिए एक्सट्रीम राइट विंग ने यह साजिश रची थी। मैडम क्यूरी का पॉल लॉन्जवा से प्रेम संबंध था या नहीं, यह उनकी निजी जिंदगी पर छोड़ते हैं, लेकिन दोनों जीवन भर एक दूसरे के अच्छे मित्र जरूर रहे। एक बात और जोड़ना चाहूँगी यहाँ कि सिर्फ पॉल लॉन्जवा से ही नहीं बल्कि मारी क्यूरी का जो भी साथी वैज्ञानिक रहा, उससे मारी क्यूरी का नाम कहीं ना कहीं जोड़ा गया। कहीं ना कहीं उनके उस साथी वैज्ञानिक के साथ प्रेम संबंधों की बात पढ़ने को मिल जाती है। यानी औरतों के विरोध में प्रयोग किए जाने वाले सबसे सस्ते हथियार का प्रयोग मारी क्यूरी पर भी जमकर हुआ। इन सब घटनाओं के प्रतिरोध में मारी क्यूरी चट्टान की तरह मजबूत खड़ी रहीं, लेकिन उनके भीतर बहुत कुछ टूटता है और वह बीमार रहने लगती हैं। लगभग 1 साल वह पब्लिक इवेंट्स से दूर रहती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह रेडियम इंस्टीट्यूट के निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय हिस्सेदारी निभाती नजर आती हैं। ये रेडियम इंस्टीट्यूट कैंसर के इलाज रेडियोथेरेपी के लिए बनाया जाना होता है। इस रेडियम इंस्टीट्यूट को बाद में क्यूरी इंस्टीट्यूट नाम भी दिया जाता है। इस बीच प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और रेडियम इंस्टीट्यूट के काम को स्थगित कर दिया जाता है। मैडम क्यूरी आर्मी की रेडियोलॉजी सर्विस में काम करना शुरू कर देती हैं। इस दौरान उनको लगता है कि यदि रेडियोग्राफी और सर्जरी की व्यवस्था किसी गाड़ी में कर ली जाए तो बहुत से सैनिकों की जान बचाई जा सकती है। फिर क्या था, वो रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर जो टूरिज्म की गाड़ियाँ होती हैं उनको एम्बुलेंस में कन्वर्ट करने में जुट जाती हैं और वो 18 मोबाइल रेडियोग्राफी यूनिट्स बनाकर तैयार करती हैं। इसमें रेडियोग्राफी और ऑपरेशन की व्यवस्था होती है। रेडियोग्राफी से यह फैसिलिटी मिल जाती है कि सैनिकों के शरीर में जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको देख लिया जाता है और उसको तुरंत से ऑपरेट कर दिया जाता है, जिससे पॉइजन जहर उनके शरीर में नहीं फैल पाता। वो 18 ऐसी मोबाइल यूनिट्स तो बना लेती हैं, लेकिन अब परेशानी आती है ऐसे ड्राइवर्स की जो न सिर्फ ड्राइवर बन सकें बल्कि इन गाड़ियों में लगी मशीनों को ऑपरेट भी कर सके, यानी टेक्निकली ट्रेंड लोगों की। तो मारी क्यूरी इन मशीनों को ऑपरेट करने में सक्षम तो होती हैं, लेकिन उन्हें ड्राइविंग नहीं आती। तो फिर क्या था, वो ड्राइविंग सीखती हैं और खुद ही नहीं सीखती, अपनी 17 साल की बेटी इरेन क्यूरी को भी ड्राइविंग सिखवाती हैं और उसे इन मशीनों को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग देती हैं। सिर्फ उसे वो फिक्स्ड रेडियोग्राफी पोस्ट का भी निर्माण करवाती हैं आर्मी कैंप्स में, जिससे जहाँ पर सैनिकों का इलाज होता है। इसके अलावा वो एक रेडियम की गैस, जिसे बाद में रेडॉन नाम दिया गया, उसकी निडल भी बनाती हैं जो डिसइंफेक्ट करने के काम में आती है। सैनिक मैडम क्यूरी के प्रयास को न सिर्फ सराहते हैं बल्कि इन एम्बुलेंसेस को पिटिट क्यूरी नाम देते हैं, यानी छोटी क्यूरी। कहते हैं मारी क्यूरी के इस प्रयास से लगभग 10 लाख सैनिकों का इलाज संभव हो पाया और लाखों जान बचाई गई। इतना ही नहीं, मारी युद्ध ऋण को चुकाने के लिए अपने पुरस्कार के गोल्ड मेडल्स स्टेट को भेज देती हैं। हालांकि स्टेट इनको स्वीकार नहीं करता। मारी कहती हैं, मेरे पास थोड़ा सोना है जिसको मैं देश को देना चाहती हूँ। इसमें ये मेडल्स भी हैं जो मेरे किसी काम के नहीं हैं। मेरे पास कुछ और भी है, नोबेल पुरस्कार का पैसा जिसे आलस की वजह से मैं लेने नहीं गई। स्वीडिश क्राउन्स स्टॉकहोम्स में है, जो मेरे पास है उसका वह बड़ा हिस्सा है जिसे मैं घर लाना चाहूँगी। देश के युद्ध ऋण को चुकाने के लिए राज्य को इसकी ज़रूरत है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि ये पैसा व्यर्थ ही जाता। तो सब कुछ देश के लिए। युद्ध खत्म होता है और मारी फिर से रेडियम इंस्टीट्यूट में जुट जाती है। रेडियम जो अब बहुत महंगा
है अब लोकप्रिय भी हो चुका है दुनिया भर में। उसके कई औद्योगिक प्रयोग होने लगे हैं क्रीम पाउडर में और कई सारी चीज़ों में। 1921 में मैरी को 1 ग्राम रेडियम की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत महंगा होता है रेडियम इंस्टीट्यूट के लिए। यह बात मारी एक इंटरव्यू के दौरान जानी मानी अमेरिकन पत्रकार मारी मिटिंगली मिलोनी को बताती हैं, जिसे मिस्सी के नाम से जाना जाता है। मिस्सी अमेरिका लौटती हैं और अमेरिकन महिलाओं से मारी क्यूरी के लिए पैसा इकट्ठा करने का आह्वान करती हैं। और अमेरिकन महिलाएं जो एक महिला की उपलब्धियों पर झूम रही होती हैं, वो रेडियम इंस्टीट्यूट के लिए $1 लाख इकट्ठा कर लेती हैं। 20 मई 1921 को मारी क्यूरी पहली बार अमेरिका जाती हैं, जहां उनका भव्य स्वागत होता है। बल्कि वहां के प्रेसिडेंट वारेन हार्डिंग व्हाइट हाउस में उनको रिसीव करते हैं। इस तरह वह पहली महिला भी बनती हैं जो अपनी उपलब्धि की वजह से व्हाइट हाउस में इस तरह से रिसीव किया जाता है, जिनको किसी की पत्नी या सहायक बनकर नहीं। 1929 में अमेरिकन महिलाएं एक बार फिर 1 ग्राम रेडियम के लिए फंड कलेक्ट करती हैं। इस बार क्यूरी वार्सो में रेडियम इंस्टीट्यूट की स्थापना करती हैं। मैडम क्यूरी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जाता है। अंततः अप्लास्टिक एनीमिया से जूझते हुए, जो लंबे समय तक रेडिएशन के एक्सपोजर का परिणाम होता है, 4 जुलाई 1934 को मारी चीर निंद्रा में सो जाती हैं। लेकिन दुनिया उनको अलविदा नहीं कह पाती। तो अगले एपिसोड में जानेंगे मारी क्यूरी के बाद भी मारी क्यूरी की कहानी। तब तक के लिए नमस्कार।